इसमें देखे ना आपके पास, जब देखो Q1 ऑन हुआ ऊपर वाली वेव फॉर्म बनी, Q2 ऑन हुआ तो नीचे वाली वेव फॉर्म। दिस इज Q1 एंड नेगेटिव चाहिए है जीरो वाली लाइन जो मैं रेड कलर से बनाने लगा हूँ, दिस इज द जीरो लाइन। तो ये हमारे पास नीचे वाला जो है वो ऑन जब होगा तो वो Q2 होगा। अब हमने ये देखना है कि जब ये वाली साइड ऑन होती है, Q1 वाली साइड जब ऑन होती है, तो उस वक्त इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होती है। ठीक है, वैसे जो रिपल अप्रॉक्सीमेशन हम लोग लगाते हैं वो क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। देखो, जब हम स्मॉल रिपल अप्रॉक्सीमेशन नहीं लगा रहे होते तो उस वक्त हम क्या कर रहे होते हैं कि हम कहते हैं कि इंडक्टर की जब स्विच क्लोज होगा तो इंडक्टर की वोल्ट के अक्रॉस जो वोल्टेज है इस वक्त क्या होगी, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, अब मैं इसको भी छोटा करना पड़ेगा। नहीं, अब अगर मैं ये राइट साइड पे आपको नज़र आ रही है, इसमें स्मॉल रिपल का मतलब क्या है कि वी एल इज अ फंक्शन ऑफ टाइम is equal to Vg which is not a function of time minus V naught which is again a function of time। ठीक है, तो इस वक्त हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो टाइम डिपेंडेंसी है इस वक्त, वो उसमें जो रिपल कंटेंट है वो नहीं है, ज़ीरो है। यानी वी एल, जैसे हम इंडक्टर वोल्ट बैलेंस में क्या करते हैं कि सारी की सारी वोल्टेज कहाँ अपीयर हो जाती है जब सोर्स कनेक्ट होती है, तो जब सोर्स कनेक्ट होती है सर इंडक्टर के इंडक्टर के पैरेलल क्रॉस तो क्या होता है, तो सारी की सारी वोल्टेज आपकी उसके अक्रॉस आ जाती है ना, इंडक्टर के अक्रॉस। तो इसलिए हमारा जो इंडक्टर की वोल्टेज होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर हम वी एल इज इक्वल टू वी जी माइनस वी नॉट लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसकी जो आउटपुट वोल्टेज है वो वी जी में से उस वक्त जो वी नॉट होगी वो उसमें से हम माइनस कर लेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। अब इसमें हम स्ट्रिक्टली स्पीकिंग रिपल अप्रॉक्सीमेशन वाले जो डिटेल है उसमें जा ही नहीं रहे। हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इस पाथ के अंदर आपके पास एक वोल्टेज जो ये है जो भी है, इस इट इज डेफिनेटली इसकी वेव फॉर्म यूं है, ये स्ट्रेट इस तरह नहीं है, इस तरह नहीं बनी हुई इसकी वेव फॉर्म। इसकी वेव फॉर्म साइनोसाइडल है वी नॉट की। तो उस वक्त जो भी वी नॉट होगा उस लम्हे, जिस लम्हे पे हम बात कर रहे हैं, उसको जब वी जी में से माइनस कर देंगे तो वो उस वक्त वी एल के क्रॉस वो वोल्टेज अपीयर हो जाएगी। ठीक हो गया, ये Q1 के यस ऑन सर। होते हुए ये होगा, ये दिस इज द फैक्ट व्हेन Q1 इज टर्न्ड ऑन। उस वक्त, सॉरी ये जो इक्वेशन, सॉरी ये जो बनी हुई है ना, इस वक्त जो वीडियो दिखा रहे हैं उस वक्त हम Q2 की बात कर रहे हैं कि निचला ट्रांजिस्टर ऑन है और उस निचले ट्रांजिस्टर की वजह से जो पाथ बन रहा है वो ये वाला पाथ बन रहा है नीचे से। तो इसमें हमने डायरेक्टली इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज बन रही है जैसे हम पीछे करते आते हैं उसको ही हमने फॉलो किया है। और इसमें अभी वो जो आगे हम रिपल अप्रॉक्सीमेशन वाला सीन करते होते हैं ना, वो हमने स्टार्ट नहीं लिया उसका। जैसे मिसाल के तौर पर एक तो पिछली चीज सामने आ जाएगी ना तो हमें बात क्लियर हो जाएगी। अब जैसे मिसाल है बूस्ट कन्वर्टर है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि हम ये कहते हैं कि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट होगी ना। तो देखें, यूज ऑफ स्मॉल रिपल अप्रॉक्सीमेशन, V इज इक्वल टू V, कैपिटल V। ये क्या है, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है ना, और हम वो कहते हैं वो कांस्टेंट होगी, उसको हम कैपिटल से चेंज कर लेते हैं। और इंडक्टर का जो करंट है वो बेसिकली यकदम राइज नहीं होता, ग्रेजुअली राइज होता है। तो बहुत हल्का ट्रेंड होता है करंट के राइज में, तो हम उसको कैपिटल आई कह देते हैं। तो हमारा जो ये वाला केस है जिसमें हमने वो करना है आउटपुट, हम जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं, अब देखो हम क्या करते होते हैं, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज की वेव फॉर्म, इंडक्टर वोल्ट बैलेंस लगाना ना, तो जब स्विच ऑन होगा स्विच पोजीशन 1 पे, तो इंडक्टर की वोल्टेज क्या होगी, वी जी इज इक्वल टू वी एल। तो हमने यहाँ लिख दिया वी जी इज इक्वल टू वी एल, यानी वी एल इज इक्वल टू वी एल का ग्राफ है ना, तो वी जी के बराबर हो गया। स्विच पोजीशन 2 ये निचले वाला ग्राफ है,
स्विच पोजीशन 2 पे क्या हो रहा है कि वी जी जो है वो उसकी वैल्यू है, सॉरी वी एल की वैल्यू है वी जी माइनस कैपिटल वी। अब चूंकि कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है तो उस स्विचिंग इंटरवल के अंदर हम ये अज्यूम करते हैं कि भी कैपेसिटर अपनी वोल्टेज सादा थे फौरन से चेंज नहीं करेगा, तो इसलिए हम उसको स्मॉल वी को कैपिटल वी कर देते हैं स्मॉल रिपल अप्रोक्सीमेशन लगाते हुए। तो इसलिए कैपिटल वी कर दिया, तो वी एल इज इक्वल टू वी जी माइनस वी, वी एल इज इक्वल टू वी जी माइनस वी। तो ये हमारे पास आ गई आउटपुट नेगेटिव साइड पे वी जी माइनस वी। तो वी एल का ग्राफ हमने सिर्फ यही बनाना है क्योंकि हमारा मेन कंसर्न आउटपुट के साथ है। अब मैं दोबारा उस जगह पर जाता हूँ जहाँ हम पहले मौजूद थे। जी, तो यहाँ पर हमारा चूंकि साइनोसाइडल आउटपुट है ना, हमारी आउटपुट हर वक्त वेरी कर रही है, तो इसलिए हमने इसको वी नॉट ही रखा है, आउटपुट में कैपिटल वी नहीं लेके आए, क्योंकि डीसी जो है ना बक बूस्ट कन्वर्टर या बक कन्वर्टर, उसमें आउटपुट वोल्टेज ने एक खास सिम्त की तरफ स्टेबल रहना होता है, वी आउट ने चेंज नहीं होना होता, वी आउट रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस ना, जितने भी स्विचिंग इंटरवल हो, चाहे स्विच पोजीशन 1 हो या स्विच पोजीशन 2 हो, दोनों केसेस में वी नॉट को तकवीत मिल रही होती है और वी नॉट को एक ही जानिब की पावर मिल रही होती है, नेगेटिव डायरेक्शन में उसे नहीं जाना होता। इस केस में चूंकि हमारी आउटपुट वोल्टेज साइनोसाइडल है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, इसलिए हम उसको कैपिटल वी नहीं लगा रहे, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो कैपेसिटर के अक्रॉस लगी हुई है, तो हम उसको वी नॉट ही एज्यूम कर रहे हैं, वी नॉट ही कंसिडर कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, पहले इसको ऑन करते हैं, उसकी वजह से पाथ देखते हैं क्या है, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज जो भी है वी एल उसको नोट कर लिया, यहाँ वी नॉट कर लिया, यहाँ पर हमारे पास वी जी आ गई। तो हम उस लेक्चर को रिज्यूम करते हैं, फिर आप देखते हैं कि क्या आगे बात होती है। सर आवाज नहीं आ रही लेक्चर की। आवाज आ रही है आप लोगों को इसकी? नो सर, नो नहीं आ सर। रही। नहीं आ रही आवाज? ये आवाज तो आनी चाहिए, मैंने अभी पॉज कर दिया, अभी उससे पहले आ रही थी, मतलब अभी थोड़ी देर पहले। सर अभी जब आपने प्ले किया तो नहीं आ रही थी आवाज। आ रही है? आ रही है? सर नहीं आ रही। अच्छा चले, मैं इसको बंद करके दोबारा लगा लेता हूँ। आ रही है आवाज? नो सर। नो सर। जी सर, आ रही है आपकी आवाज। नहीं, आवाज तो आ रही है इसकी। सर आपकी आवाज आ रही है, वीडियो की आवाज नहीं आ रही। अच्छा, ये कंप्यूटर साउंड डिसेबल की आवाज आ रही है। हर कोई यही करता है, जो पोलैरिटीज एक दफा फिक्स चलें, अब आ रही होगी। हो जाती है बस। यस सर अब आ रही है। तो इस केस में अगर आप देखें तो वी जी इज इक्वल टू माइनस वी एल माइनस वी नॉट। ठीक है जी, इसका प्लस इसके माइनस के साथ है, और इसका माइनस इसके प्लस के साथ है, और इसका माइनस इसके प्लस के साथ है। जब सोर्सेज का एक का माइनस दूसरे के प्लस के साथ लगा हुआ हो तो हम लूप में उनको ऐड कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी है कि सारी सोर्सेज ऐड होके इक्वल टू जीरो हो रही है, वी जी प्लस वी एल, क्योंकि सबका नेगेटिव पॉजिटिव के साथ दूसरे के पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये ऐड हो रही है बेसिकली वी नॉट। इन सब का सम इक्वल टू जीरो होगा। तो अगर मैं इसमें से वी जी अलहदा कर लूँ या वी एल अलहदा कर लूँ तो वो यही चीज़ ही बन जाती है। दूसरा अंदाज बात करने का, ये बात एक ही है। तो यहाँ से वी एल निकालें तो क्या बनेगा, वी एल द सेकेंड
अच्छा, अभी कुछ देर पहले जिस स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था ना, उसका एक और शायद वो मिक्स कर रहा है रिपल अप्रोक्सीमेशन के साथ। हम बेसिकली यहाँ इंडक्टर वोल्ट बैलेंस को इन्वोक करना चाहते हैं सिंपली। क्या कहते हैं, अभी तक लॉबी में कोई लोग हैं? तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, सिंपली इंडक्टर वोल्ट बैलेंस अप्लाई कर रहे हैं। हम यहाँ पर देखें, जब हम पीछे मैं अभी आपको दिखाया भी था, जब इंडक्टर वोल्ट बैलेंस हम अचीव अप्लाई कर रहे होते तो उसके अंदर हम स्मॉल रिपल अप्रोक्सीमेशन लगा रहे होते हैं। इस डेरिवेशन में जब हम कर रहे हैं, इसमें कोई रिपल अप्रोक्सीमेशन कहीं लगती नहीं है, तो इसलिए हम उसको नहीं लगा रहे। यहाँ पर अमूमन लगती होती है आउटपुट वी नॉट के ऊपर, जो कैपेसिटर के पैरेलल में आउटपुट होती है ना। लेकिन इस केस में मैंने जानबूझ के नहीं लगाई, क्योंकि हमारी आउटपुट वेरिएबल है एक तरह से। तो लेकिन हम ये अज्यूम कर रहे हैं इस ग्राफ के अंदर, इस स्ट्रेट ग्राफ के अंदर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि अवर वी नॉट इज कांस्टेंट। वी नॉट कांस्टेंट ना होती तो ये स्ट्रेट लाइन ना होती, क्योंकि देखें ये वी एल का ग्राफ है। तो वी एल के ग्राफ में वी जी इज कांस्टेंट वैल्यू, माइनस वी नॉट शुड ऑल्सो बी कांस्टेंट वैल्यू, तभी तो हम ये स्ट्रेट लाइन ले सकेंगे। अगर ये वी नॉट कांस्टेंट ना होती तो यस। कांस्टेंट में से एक नॉन कांस्टेंट वैल्यू जब माइनस होगी तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, बल्कि वेरिएबल आउटपुट आएगी इसकी। इस तरह से कुछ कर्व आएगा इसका। तो मैंने इसको एज इट इज रखा है जस्ट टू अवॉइड द कंफ्यूजन कि हमारी जो आउटपुट है वो स्टेबल नहीं, स्टेबल बना दूंगा तो फिर इस स्विचिंग इंटरवल में स्टेबल हो जाएगी। और होती भी ऐसी है, स्टेबल आप बनाना भी चाहें तो स्टेबल बनाई जा सकती है, क्योंकि ये बहुत छोटा स्विचिंग इंटरवल है। अभी ये साइन वेव की पूरी डिपिक्शन नहीं है, ये सिर्फ साइन, मैंने बताया था कि जो उसके अंदर एक साइन वेव के अंदर मौजूद स्विचिंग साइकिल्स होते हैं, वो हो सकता है 100-200 साइकिल्स हो एक पूरी साइन वेव के अंदर, 100 पॉजिटिव के लिए 100 नेगेटिव के लिए। तो उसमें से ये 1/100th या 1/200th ऑफ अ टाइम है। तो हम इसमें अज्यूम कर सकते हैं कि चूंकि कैपेसिटर अपनी वोल्टेज फौरन से राइज नहीं होने देता, तो इसलिए हम वी नॉट को कैपिटल वी नॉट अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है जी। वो स्टूडेंट जो जिसने क्वेश्चन किया था, आई डोंट नो वो कौन है, इसमें आ रहा होगा। ये है मोहम्मद फहद, रोल नंबर 65। आपने सवाल किया था ना फहद नवीद ने? यस सर। हाँ जी, आप ही थे ना? जी सर। तो उसमें उसमें ये है कि during one switching interval we can apply small ripple approximation, and small ripple approximation dictates that v naught should be constant dc value. We can write it as v capital V naught यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि ऊपर जो डेरिवेशन है उसमें उसने स्मॉल v naught ही निकाला, तो इसलिए मैं इसको स्मॉल v naught ही लिख रहा हूँ। और फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने यहाँ स्ट्रेट लाइन लगा दी है, वरना ये थोड़ी सी नॉन स्ट्रेट लाइन होगी, इस तरह कर्व होगी, क्योंकि एक डीसी वैल्यू में से एक नॉन स्टेबल वैल्यू जब माइनस होगी तो उसका शेप थोड़ी डिफरेंट होगी। बट अगेन चूंकि हम एक छोटे से स्विचिंग इंटरवल में हैं, 1/100th ऑफ कंप्लीट साइन वेव या 1/200th ऑफ अ कंप्लीट साइन वेव है, डिपेंडिंग ऑन कि हमारी एक साइन वेव के अंदर काफ़ी सारी वो Q1 एंड Q2 की ऑसिलेटरी SPWM वाला सिग्नल स्क्वायर वेव वाला उसके अंदर छुपा हुआ है। तो उसको अगर हम कंसिडर करते हुए ये बात करते हैं, तो वी नॉट का जो इस वक्त का जो ग्राफ है, इसकी ड्यूरेशन इतनी छोटी है कि कैपेसिटर चूंकि अपने अक्रॉस इतने थोड़ी ड्यूरेशन में वोल्टेज को चेंज नहीं करने देता। तो ये थिंकिंग रखना कि ये स्ट्रेट लाइन है, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट, एंड इन रियलिटी इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि आपका जो वी नॉट है वो बहुत थोड़े ड्यूरेशन के लिए स्टेबल ही रहेगा कैपेसिटर के अक्रॉस। ये जो ड्यूरेशन है, इसमें हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि वी नॉट विल रिमेन स्टेशनरी थ्रू आउट दिस वेरी स्मॉल स्विचिंग पीरियड। क्यों स्टेशनरी? उसकी दलील ये है कि कैपेसिटर अपनी वोल्टेज फौरन से चेंज नहीं होने देता। लेकिन अगर हम डीपर जाएं तो कैपेसिटर में ग्रेजुअली वोल्टेज का चेंज तो आ ही रहा है। जो वोल्टेज कैपेसिटर की इस पॉइंट पे थी टाइम में, वो वोल्टेज कैपेसिटर की इस पॉइंट पे नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैपेसिटर डिस्चार्ज होकर नेगेटिव साइड पे, क्योंकि अब तो उल्टी साइड पे वोल्टेज आ रही है ना, Q2 ऑन है तो नीचे से करंट ऊपर जा रहा है, तो नेगेटिव साइड पे चार्ज हो रहा है। तो कैपेसिटर की वोल्टेज अगर यहाँ प्लस में कुछ थी तो यहाँ नेगेटिव में कुछ होगी, या यहाँ नेगेटिव में थी तो यहाँ मजीद नेगेटिव में जा चुकी होगी, क्योंकि कैपेसिटर ग्रेजुअली वोल्टेज को अपनी एक दूसरी जानिब को लेके जाता, सडनली लेके जाता, लेकिन स्लोली लेके जाता है। रिपल अप्रोक्सीमेशन ये कहता है कि हम वो स्लोली जो ग्रेजुअल चेंज है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, हम उसको खातिर में नहीं लाते, ताकि हमारा एनालिसिस आसान हो और उस स्विचिंग इंटरवल के अंदर अंदर रहते हुए हम स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर सकें।
और एवरेज वैल्यू एरिया अंडर द कर्व निकाल के इक्वल टू 0 कर सकें। तो आप यहाँ पर बेशक ये अज्यूम कर लें कि दिस वी नॉट इज कांस्टेंट, लेकिन कांस्टेंट होने के साथ मैं इसका जो कर्व है, जो वी के ऊपर जो इसको वेरिएबल नेचर शो कराता है, मैं इसको इग्नोर नहीं करना चाहता, बिकॉज वी हैव टू develop an equation that has small v naught inside it. सब इंटरवल इज इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस वी जी माइनस वी नॉट, यही बनेगा ना दूसरे इंटरवल में। वी एल को इधर आने दे, इन दोनों को उधर मूव कर दे, वी जी को भी और समझे कि हमने स्मॉल रिपल वी नॉट को अप्रोक्सीमेशन भी, नहीं लगाई, तो ये बस बन समझ लें, इसमें हमने स्मॉल रिपल अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाई, वी नॉट को स्मॉल वी नॉट ही रहने दिया जाएगा। और यहाँ पर हमने एक छोटी सी डंडी क्या मारी है कि स्मॉल वी नॉट लिखने के बावजूद हमने इसको स्ट्रेट लाइन लगाया। कैपिटल वी नॉट हो ना, डीसी में से डीसी वैल्यू माइनस हो तो यू गेट अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ डीसी में से एक वेरी ग्रेजुअली वेरी स्मॉल वेरिंग सिग्नल, यानी है तो मेजरली डीसी ही, लेकिन इसमें बहुत स्मॉल चेंज है, हमने रिपल को अप्रोक्सीमेट नहीं किया एक तरह से यूँ कहें तो इस वजह से थोड़ी सी इसमें कहीं नेगेटिव साइड पे या पॉजिटिव साइड पे उतार चढ़ाव आ सकता है, तो इसलिए हमने इसको शामिल रखा है अपनी इक्वेशन में। हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है फॉर द सेकंड सब इंटरवल, इंडक्टर की वोल्टेज। अभी हम बेसिकली क्या करें, इंडक्टर की वोल्टेज ग्राफ, और क्योंकि नेगेटिव साइन है तो इसलिए नीचे की तरफ आएगा और इसकी वैल्यू होगी माइनस। आप लोगों को समझ आ रही है ना? यस सर। यस सर। ठीक हो गया जी। अब हमें पता है कि इंडक्टर वोल्ट बैलेंस क्या कहता है, कि इंडक्टर वोल्ट बैलेंस ये कहता है कि जो पॉजिटिव एरिया अंडर द कर्व है और जो नेगेटिव है दे शुड बी इक्वल, एरिया अंडर द कर्व शुड बी इक्वल, ये इंडक्टर वोल्ट बैलेंस कहता है। यानी दूसरे अल्फाज में ये जो एरिया है ये वाला, ये एरिया जो पिंक में मैंने बनाया है और ये जो लाइट ब्लू में बनाया है, दीज एरियाज शुड बी सेम। अच्छा, इसका इंटरवल क्या है, इसको हम डी डैश बोलते हैं अपनी सादा पुरानी टर्मिनोलॉजी में। ये डी डैश टाइम में माइनस वी जी माइनस वी नॉट है और डी डैश वाले टाइम में वी जी माइनस वी नॉट है। तो अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूँ तो क्या करूँगा, डी मल्टीप्लाई बाय वी जी माइनस वी नॉट प्लस डी डैश मल्टीप्लाई बाय माइनस वी जी माइनस वी नॉट, इन दोनों को जमा करूँगा तो इनका और डिवाइडेड बाय 1/TS करूँगा एवरेज करने के लिए और उसको 0 के इक्वल कर दूंगा। 1/TS दूसरी तरफ जाके ख़त्म हो जाएगा और जो इक्वेशन बचेगी वो ये बचेगी, डी मल्टीप्लाई बाय वी जी, मैंने गलती अगर करूँ तो बता दीजिएगा, ये हो गया प्लस डी डैश माइनस वी जी माइनस वी नॉट, ये होगा इक्वल टू एवरेज वैल्यू ऑफ वी एल विच इज इक्वल टू 0। हमें पता है एवरेज वैल्यू ऑफ इंडक्टर वोल्टेज इज इक्वल टू 0 बाय द रूल ऑफ इंडक्टर वोल्ट बैलेंस। तो मैं वी एल को ख़त्म कर देता हूँ, मैं डायरेक्ट बीच में इक्वल टू 0 कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा डी वी जी माइनस मैं आगे कर रहा डी हूँ वी टाइम नॉट, बचाने के लिए। वी नॉट कॉमन ले लिया तो ये आ गया डी प्लस डी डैश इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हमें पता है कि वी जी की वैल्यू इसके साथ क्या होगी, 2D माइनस 1। ये हम यहाँ पर ये काम कर चुके हैं कि इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 2D माइनस 1 बन जाएगी और माइनस डी प्लस डी डैश इक्वल टू 1 होता है, डी प्लस डी डैश इज इक्वल टू 1। तो ये इस ब्रैकेट की वैल्यू की आ जाएगी 1, तो वी नॉट इंटू 1 आ जाएगा, इसको हम छोड़ देते हैं, इंटू 1 का मतलब कुछ भी नहीं होता बस, तो ये आ जाएगा। अगर मैं वी नॉट को एक तरफ कर दूं तो ये बन जाएगा वी नॉट इज इक्वल टू वी जी 2D
-1। ये इक्वेशन हमने खुद प्रूव की है यूजिंग इंडक्टर वोल्ट बैलेंस। इसको देखें Vg इंटू 2d-1, तो ये भी कहता है Vg इंटू 2d-1। तो हमने इक्वेशन खुद से अप्रूव की है यूजिंग आवर प्रीवियस कॉन्सेप्ट और वी वर सक्सेसफुल। तो ये एक मैथमेटिकल मॉडल है इस समझ आ गई यहाँ तक की बात? ये क्वेश्चन हो तो बताएं। यस सर समझ आ गई। सर आ गई है समझ। सर्किट का। बात की देखें वही बात, फिर अगर मैं यहाँ वी नॉट देखें, फिलहाल वी नॉट हमारी देखें क्या है, वो एक वेरिएबल मैंने इसलिए शो किया क्योंकि हमें पता हमारी वी आउट एक डीसी वैल्यू नहीं है। यहाँ पर जो वी आउट है ना, ऊपर प्लस और नीचे माइनस, ये कभी भी ऊपर प्लस और नीचे माइनस फिक्स्ड नहीं रहेगा, बिकॉज दिस इज एन इन्वर्टर। ये डीसी टू एसी इन्वर्टर है। देखें लिखा हुआ है इन्वर्टर सर्किट, फिगर 4.11 इन्वर्टर सर्किट। इन्वर्टर का काम यही होता है कि उसकी कभी आउटपुट वोल्टेज ऊपर प्लस नीचे माइनस और कभी नीचे प्लस ऊपर माइनस, बिकॉज ये साइनोसाइडल वेव फॉर्म बना रहा होता है। तो उस चीज़ का या उस डेकोरम को मेंटेन रखने के लिए मैंने यहाँ कैपिटल वी नहीं लगाया, मैंने यहाँ स्मॉल वी नॉट लगाया, विच इज़ इंडिकेटिंग द फैक्ट कि इसने टाइम के साथ चेंज होना है। अभी आप ये देखें ड्यूटी साइकिल मैंने फिक्स रखा है, ड्यूटी साइकिल इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ टाइम। इसमें एक चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रखें कि हमने जब बक कन्वर्टर और बूस्ट कन्वर्टर पढ़ा था, उसके अंदर हम एक फिक्स्ड ड्यूटी साइकिल के ऊपर बात कर रहे होते हैं। और उस फिक्स ड्यूटी साइकिल का मतलब क्या होता है कि स्विच पोजीशन 1 पे कितनी देर के लिए स्विच रहेगा और स्विच पोजीशन 2 पे कितनी देर के लिए स्विच अपने आप को मेंटेन रखेगा। ये होता था फिक्स ड्यूटी साइकिल का कॉन्सेप्ट। और अगर हमने ड्यूटी साइकिल बढ़ानी है तो बढ़ा के एक और फिक्स वैल्यू पे आप रुक जाते थे। यानी फॉर एग्जांपल 20% ड्यूटी साइकिल पे आप थे, आपने कहा जी मुझे ज़्यादा बूस्टिंग एक्शन चाहिए, तो आपने 20% से इंक्रीज करके 40% ड्यूटी साइकिल कर दिया, आपका बूस्टिंग एक्शन बढ़ गया। लेकिन हमने 40, ये नहीं है कि 20 से ग्रेजुअली 30 पे 20, 21, 22, 23, 24, 25 पूरी गिनती आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली करते करते 40 पे आए, फिर ग्रेजुअली करते करते वापस 20 पे। ऐसा हम नहीं करते। उसके अंदर हम एक फिक्स ड्यूटी साइकिल पे रखते हैं और कहते हैं भाई इस ड्यूटी साइकिल पे आपने एनालिसिस करना है और जो आउटपुट होगी वो आप मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन ये वाला जो सर्किट है ना, इसमें ड्यूटी साइकिल कॉन्टिन्यूम के साथ कॉन्टिन्यूटी के कॉन्टिन्यूसली कह लें चेंज हो रहा है फ्रॉम लोअर ड्यूटी साइकिल टू हाईएस्ट मोस्ट and then gradually falling back from higher duty cycle to lower duty cycle। इसकी मैं एक और आप लोगों को ये देखें, अब ये SPWM की मिसालें दी हुई हैं उसने। फॉर एग्जांपल मैं इसको खोल लेता हूँ, इसमें देखें ऑन टाइम ज़्यादा है, ठीक है, पॉजिटिव एवरेज बनी है। अब ये बीच में आपको छोटी छोटी स्टेयर केसेस भी नज़र आ रहे होंगे, जिसको स्मूथ किया है ऑथर ने पेंसिल के साथ या ग्राफ के साथ। असल में जो आपको नज़र आएगी ना वेव फॉर्म, वो ये बीच में जो ट्रायंगुलर स्टेयर केस वाली वेव फॉर्म है ना, ये इस तरह सीढ़ियाँ बनी है, वो नज़र आएगी। जितना बड़ा एलसी फिल्टर होगा उतना ही वो उसको स्मूथ साइन वेव बनाएगा। आप लैब में जब इसको कर रहे होंगे तो आप जूम करके देखना, साइन वेव के अंदर इस तरह की सीढ़ियाँ बनी हुई होंगी छोटी छोटी, बिल्कुल शार्प एजेस वाली नहीं होंगी लेकिन होंगी। अब इसमें देखिए ड्यूटी साइकिल कहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पर Q1 का ऑन टाइम ज़्यादा है, नीचे जाके देखें तो Q2 का ऑन टाइम ज़्यादा है। यहाँ पर भी देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर पतली पतली लाइंस हैं, यहाँ पतली पतली लाइंस हैं। और देखें लोड वोल्टेज आपको ये नज़र आ रही है, उसने बताया है, और लोड करंट ये है। तो लोड वोल्टेज की पीक कहाँ आ रही है? जब एवरेज पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा हो। ये खैर बाईपोलर, ये यूनिपोलर है। इसमें आधे टाइम के लिए ऊपर को वेव फॉर्म्स बनती हैं, आधे टाइम के लिए नीचे वेव फॉर्म्स बनती हैं। और आपको जो हमने इस वक्त हम कर रहे हैं वो ये वाला बाईपोलर है, यानी एक ही टाइम पे ऊपर भी आएगी वेव फॉर्म और नीचे भी आएगी, लेकिन एवरेज ऊपर को शिफ्टेड होगा, इसलिए ऊपर वाली वेव फॉर्म आपकी बन रही होगी। तो अब मैं जो बताना चाह रहा था उसमें ये बात मैं पॉइंट बताना चाह रहा था कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, वो वेरिएबल है या फिक्स्ड है, ये बताएं जरा। सर इसकी वेरिएबल होगी ना। स्विचिंग फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है या वेरिएबल है?
सर फिक्स्ड है क्योंकि टाइम सर यानी जिस टाइम फिक्स्ड के है लिए, हर ठीक एक है सर। इंटरवल का। हाँ जी, ड्यूटी साइकिल वेरिएबल है लेकिन फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है। इसका मैं इमेज ले लेता हूँ और पेंट्स पे हम चलते हैं। ये देखें, फ्रीक्वेंसी क्यों फिक्स्ड है, जिनको थोड़ा अगर शक हो रहा है कि फ्रीक्वेंसी तो फिक्स नहीं नजर आ रही, फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है। ये देखें, मैं इसका यहाँ पर, ये इसका है ना टाइम इंटरवल 1 का, ठीक है। अगर मैं इसको कॉपी कर लूं और आगे वाले पे लेके आऊं, देखें उसी टाइम पे पूरा मुकम्मल हो, आगे लेके जाता हूं, ठीक है। ये आहिस्ता आहिस्ता मुझसे, क्योंकि लाइन मोटी है तो शिफ्ट हो रहा है आगे को, लेकिन इसका जो ये वाला ड्यूरेशन है, ये और ये सारे कांस्टेंट है। असल लाइन थिक है ना, तो थिकर लाइन की बाउंड्री की वजह से उसकी अपनी स्पेस थोड़ी इंक्रीज हो रही है। तो ये लाइन ये लाइन सब की लेंथ बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि स्विचिंग फ्रीक्वेंसी बराबर है। जैसे यहां पर देखें कि आपके पास ये यहां से इधर से लेकर के इधर तक का जो डिस्टेंस है वो, और इधर से इसकी फॉलिंग एज देख रहा हूं ना मैं, तो इसकी भी फॉलिंग एज देखी जाएगी, और इसकी भी फॉलिंग एज अगले की देखी जा रही है, तो अगले की फॉलिंग एज ये है। तो दीज डिस्टेंसेस आर कांस्टेंट, ये वेरिएबल नहीं है, इनके दरमियानी फासला बराबर है। तो वेरिएबल क्या है, इनके अंदर की जो केमिस्ट्री है वो वेरिएबल है। कि ऑन टाइम इस वक्त जो है वो यहाँ पर ऑन टाइम Q1 का ज़्यादा है, और यहाँ पर जो Q2, जब Q2 ऑन होगा जाहिर बात है आउटपुट में नेगेटिव, देखें ना -VD बन रहा है। वहाँ हमारे का केस में VG है, यहाँ VG है और यहाँ भी VG है, डुअल वोल्टेज सोर्सेज है ना। तो यहाँ Q2 का ऑन टाइम बहुत थोड़ा है, यहाँ Q1 का ऑन टाइम मैक्सिमम हो गया, और यहाँ Q2 का ऑन टाइम मैक्सिमम हो गया। और अगर मैं इसमें छुपी हुई वेव फॉर्म बनाऊं तो उसकी शेप यूँ बनेगी ऐसे। यहाँ पर क्योंकि इस जगह पर चूंकि पीक्स आ रही हैं तो पीक वेव फॉर्म बनेगी। यहाँ ऑन टाइम और ऑफ टाइम ऑलमोस्ट बराबर है, एवरेज वैल्यू 0 आएगी, और यहाँ नेगेटिव पीक आएगी एंड सो ऑन। तो आप यूँ देखें कि इसके एक 50 हर्ट्ज साइकिल के अंदर एक 20 मिली सेकेंड का, ये 20 मिली सेकेंड का पूरा इंटरवल होगा ना, अगर हम 50 हर्ट्ज की वेव फॉर्म बना रहे हैं, तो उसके अंदर हमारी कितनी पल्सेज आ गई, 1 2 3 4, आप गिनेंगे तो काफ़ी सारी पल्सेज होंगी। तो मैंने ये बताया था कि रियल वर्ल्ड में ये पल्सेज 100-200 पल्सेज हो सकती है, और उसमें ग्रेजुअल ट्रेंड होगा, इतना तेज़ी से नहीं होगा कि ये इतनी चौड़ी है तो यकदम इतनी बारीक होगी और बिल्कुल बारीक होगी, आपकी आंखों से आपको नज़र आ रहा है। तो अगर आप ऑसिलोस्कोप को, मैंने ये चीज़ चेक कर चुका हूँ, प्योर साइन वेव इन्वर्टर को मैंने ऑसिलोस्कोप पे लगा के देखा है, तो बहुत ही ग्रेजुअल ट्रेंड होता है, आहिस्ता 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 चलता रहता है, और इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव की वेव फॉर्म एडजस्ट होती रहती है। ठीक हो गया जी। तो अब हम वापस उस बात को रिज्यूम करते हैं कि हमारी जो आउटपुट वेव फॉर्म है वो किस तरह से चल रही है। समझ आई है ये सारी जब हमने की है? ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन हो तुम कर सकते हैं। ये ऑडियो चलो, क्वेश्चन था। तो ये हमें बताता है कि आप कौन सी ड्यूटी साइकिल रखेंगे और उस वक्त आपको क्या आउटपुट मिलेगी। इसमें हमने कोई डायोड के लॉसेस और बीजेटी के लॉसेस उनको मॉडल नहीं किया, सिंपल ड्यूटी साइकिल और आउटपुट का हमने, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज का हमने देखा है। तो मैं सारा अंडू कर रहा हूँ, इसको रिमूव कर रहा हूँ ताकि जगह साफ हो जाए। अच्छा, आप लोगों को पता है कि साइन की वैल्यूज, किसी भी चीज पर साइन लिया जाए। अच्छा, मैं पेंट्स में एक और बात करना भूल गया, यहाँ ड्यूटी साइकिल वेरिएबल है। देखें तो यहाँ ड्यूटी साइकिल वेरिएबल है। एक अजान हो रही, इसलिए मैं जरा पूरा नहीं बोल पा रहा।
अब इस ग्राफ में अगर आप देखें तो यहाँ पर पहले क्या होता था कि स्विच पोजीशन 1 को हम डी कहते थे और स्विच पोजीशन 2 को हम डी डैश कहते थे। इसमें स्विच पोजीशन 1 और 2 नहीं है, इसमें ट्रांजिस्टर Q1 ऑन होगा तो उसको हम डी कहेंगे, और जो ट्रांजिस्टर Q2 ऑन होगा तो उस टाइम को हम डी डैश कहेंगे। तो डी प्लस डी डैश आपका एक कंप्लीट पीरियड बनता है, यहाँ से लेकर ये इधर तक आपका एक कंप्लीट पीरियड बन जाता है जिसके अंदर डी और डी डैश दोनों शामिल हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे हम राइट को ट्रेवल करते हैं तो डी का टाइम बढ़ता जाता है और डी डैश का टाइम कम होता रहता है, और मिनिमम डी डैश का टाइम यहाँ पे आता है इन जगहों पर। और आहिस्ता आहिस्ता डी क्या होता है, डी इंक्रीज होता है, सॉरी डी डिक्रीज करता रहता है और डी डैश इंक्रीज होता रहता है। और ये किसका ग्राफ है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम का ग्राफ है। इसको हम यूं कह सकते हैं कि ड्यूटी साइकिल इज नॉट जस्ट ड्यूटी साइकिल बट ड्यूटी साइकिल इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब आपको ये पॉइंट समझ आया जब मैं बताना चाह रहा हूं कि हाउ ड्यूटी साइकिल इज अ फंक्शन ऑफ टाइम? यस सर। क्योंकि अब तक जो हम पढ़ते हैं उसमें एक फिक्स क्लॉक, ये जो फ्रीक्वेंसी चल रही है अगर ये चलेगी तो थ्रू आउट चलेगी। इसमें क्या है कि डायनामिक है, चेंज हो रहा है, और इसका चेंज होने का अंदाज क्या है, वो साइनोसाइडल अंदाज है। यानी ये नहीं है कि हम ग्रेजुअली इसको लीनियरली राइज नहीं कर रहे। आप देख रहे होंगे कि यकदम यहाँ बहुत सारा गैप है और फौरन से ये गैप बहुत करीब हो गया, तो ये साइनोसाइडल अंदाज से इसकी वेव फॉर्म की जो एम्पलीट्यूड है वो वेरी कर रहा है, ताकि एवरेज वैल्यू जब हम निकालें तो वो एक साइनोसाइडल वेव फॉर्म बन जाए। तो इसलिए हम अब ड्यूटी साइकिल इज अ फंक्शन ऑफ टाइम नाउ। अब इसको कंटिन्यू करते हैं। साइन ऑफ एनीथिंग वैल्यू ऑफ एनी वैल्यू वेरीज बिटवीन -1 to 1। ये नहीं हो सकता कि साइन ऑफ कोई भी नंबर डालें तो वो वैल्यू 1 से ग्रेटर हो जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ 1 से, ऐसा नहीं हो सकता, या -1 से नीचे चली जाए। तो इस फैक्टर का मतलब, अब इस इक्वेशन को समझने की कोशिश करते हैं। ये वाली इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन तो हमने समझ ली ना, ये वाली इक्वेशन हमने समझ ली जो मेन इक्वेशन है आउटपुट और इनपुट की। अब हमें देखना है कि ड्यूटी साइकिल जिस तरह हम वेरी कर रहे हैं वो साइनोसाइडली किस तरह हमें इफेक्ट देगा। तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू हमेशा वेरी करेगी बिटवीन -1 and 1, +1। 1 से ऊपर नहीं जा सकता, -1 से नीचे नहीं जा सकता। लेकिन ये जो टाइम है, जो टाइम जैसे टाइम एक्सिस पर टाइम मूव करता है आगे को, तो उस टाइम को जब हम एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका नंबर साइनोसाइडली -1 से 0, सॉरी किस तरह हम इसको बनाएंगे, -1 से ग्रेजुअली मूव करेगा 0 की तरफ, और फिर 0 की तरफ से आगे मूव करेगा +1 की तरफ, और फिर जब आगे आप टाइम मूव करेंगे दोबारा -0 की तरफ आएगा और फिर दोबारा -1 की तरफ आएगा। तो ओमेगा और टी जब आप बस में, ओमेगा तो एक फिक्स नंबर होगा ना, 50 2 पाई एफ होगा इसकी वैल्यू, 2 पाई एफ। तो एफ हमारे पास 50 हर्ट्ज है, तो 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 50, तो जो वैल्यू आएगी हम वो ओमेगा में इधर फिट कर देंगे, इट विल बी अ कांस्टेंट नंबर। आगे जो टाइम मूव कर रहा है ना, टाइम 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड या 1 माइक्रो सेकंड, 2 मिली सेकंड, जो भी चल रहा है, वो जिस तरह इस आर्ग्यूमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा ओमेगा के साथ, तो वो आपको नंबर देगा। ये जो मैंने चकोर डब्बे में डाला हुआ है, इस आर्ग्यूमेंट का नंबर इस तरह तब्दील होगा कि कभी 1 होगा, कभी 0 होगा। जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस करेगा इसका जो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर होगा इट विल वेरी बिटवीन -1 and 1। कभी ये -0.5 पे होगा, कभी -0.7 पे होगा, वो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द टाइम एंड द मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर ओमेगा। उस पर डिपेंड करेगा कि किस फ्रीक्वेंसी के साथ इसने मूव करना है। जो मर्जी फ्रीक्वेंसी हो, मूवमेंट उसकी साइनोसाइडल ही होगी, और इसकी वैल्यू हमेशा -1 और 1 के दरमियान वैल्यू लाए करेगी। अब वो कहता है इसको आप एक नंबर कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करें जिसको हम DM कहते हैं, और उसके लिए शर्त ये है कि DM should be a little bit lesser than 0.5, not exactly at 0.5 but a little bit lesser than 0.5। suppose हम कर लेते हैं 0.4 हो, DM should be equal to 0.4 which fulfills the criteria of being less than 0.5। अब देखें क्या होगा कि जब DM आप सपोज कर लें कि भाई ये 0.4 हमने रख लिया, अब जब हमारा टाइम 0 पे होगा तो साइन 0 क्या आता है बताएं? 0। जीरो। साइन 0 0 आता है।
ये वैल्यू 0 हो गई, ठीक हो गया। तो ड्यूटी साइकिल क्या रहेगी, सिर्फ टाइम 0 पे, 0.5। टाइम जब हमने 0 पुट किया तो टाइम 0 पे ड्यूटी साइकिल क्या आ गई, टाइम D0 इज इक्वल क्या, 0.5। 0 इसका मतलब ये हुआ कि जब आप 0 टाइम पे खड़े हैं, बिल्कुल स्टार्ट हो रहे हैं, तो उस वक्त आपका ड्यूटी साइकिल 0.5 है। तो इस इक्वेशन की मदद से हमें क्या पता चलता है कि जब ड्यूटी साइकिल 0.5 हो तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, 0। 0 होगी। 0। तो ये कह रहे हैं कि हम साइन वेव में 0 पे जब खड़े हैं तो आउटपुट भी 0 है, और स्टार्टिंग में साइन वेव 0 से ही स्टार्ट होती है, तो इसलिए हम 0 पॉइंट पे खड़े हैं, तो बिल्कुल जस्टिफाइड है। जैसे जैसे हमारा टाइम मूव होगा और इसका आर्ग्यूमेंट जो है वो साइन का आर्ग्यूमेंट टाइम के अंदर जो तब्दीली वाकई हो रही है, यहाँ पर वैल्यू होते होते π/2 हो गई। सपोज टाइम और ओमेगा का मल्टीपल ऐसा हुआ कि टाइम गुजरने के साथ साथ ये π/2 हो गया। π/2 पे इसकी वैल्यू क्या होती है साइन की, 1। 1। और जब 1 मल्टीप्लाई होगा 0.4 के साथ, ये 0.4 है ना आपका, 0.9। तो क्या आ जाएगा, डी और डी एट π/2 क्या आएगा, 0.9। पाई π/2 नहीं कहना चाहिए, व्हेन टाइम इज ऑफ अ स्पेसिफिक नंबर t1, कि जब वो ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई हो तो ओवरऑल आर्ग्यूमेंट में जो है वो π/2 आए, तो उस टाइम को हम टाइम t1 कह देते हैं, ठीक है। उस टाइम में ड्यूटी साइकिल क्या होगी, भाई ये 1 आ गया, आपने खुद बताया, तो 1 मल्टीप्लाई 0.9। 0.9 आ गया, बिल्कुल। अब जाके 0.9 पुट करें। अच्छा ये था टाइम, टाइम t0 पे हम चेक कर चुके हैं, दिस वाज टाइम t0 and our output was 0. now we are here π/2 पे हम आ चुके हैं आर्ग्यूमेंट में साइन के, और इस वक्त जो टाइम है इसको हम कह रहे हैं टाइम t1, और इस टाइम पे आपने बताया कि ड्यूटी साइकिल 0.9 है, तो 0.9 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना बनता है, 1.8। 1.8 में से 1 माइनस करें तो ये बन जाएगा 0.8। 0.8 टाइम्स ऑफ द इनपुट सोर्स वोल्टेज आपकी आउटपुट आएगी, और ये मैक्सिमम वोल्टेज होगी। तो आपकी आउटपुट वोल्टेज कितनी आ गई, और बीच का सारा पोर्शन साइनोसाइडल है इस तरह से, और यहाँ पर आप आ गए 0.8 ऑफ Vg, ये इस वक्त की हाइट है आपकी। ये मेरी बात समझ आई, ये कब है, जब आप टाइम t/2 पे आप आ गए। इसी तरह आप आगे चलते जाएंगे तो पाए आ जाएगा, इसमें टाइम में पाए आएगा। आप टाइम t3 हम करते हैं, ऐसा टाइम है कोई टाइम t3 कि जब जब ओमेगा 2 पाए एफ, टाइम t3 को भी हम देख लेते हैं क्या आएगा। मैंने क्या बताया था, पाए आना चाहिए, तो टाइम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1/100, ठीक है। जब 1/100 होगा तो 50 और ये कैंसिल हो जाएगा, और आर्ग्यूमेंट में जो है वो पाए रह जाएगा। 1/100 ऑफ अ सेकेंड जब गुजरेगा तो उस वक्त इसकी वैल्यू पाए रह जाएगी। 1/100 ऑफ अ सेकेंड का मतलब 10 मिली सेकेंड होता है ना, मेरा ख्याल है। आपको पता है ना, साइन वेव 20 मिली सेकेंड में अपना पूरा काम मुकम्मल करती है, तो जब आधा टाइम गुजरेगा तो वो 10 मिली सेकेंड होगा। तो 1/100 ऑफ अ सेकेंड मीन्स के 10 मिली सेकेंड। तो 10 मिली सेकेंड के टाइम गुजरने के बाद आपको वैसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि साइन वेव दोबारा 0 पे आए। तो अभी हम देखते हैं कि 1/100 ऑफ अ मिली सेकेंड पे 1/100 ऑफ अ सेकेंड के ऊपर आपका 0 क्रॉसिंग आती है कि नहीं आती। तो 1/100 ऑफ अ सेकेंड पे हमने देखा कि साइन के आर्ग्यूमेंट में पाए आ जाता है, और उस वक्त टाइम हम कहेंगे दिस इज टाइम t2। तो आप पुट करें यहाँ पाए, तो साइन पाए क्या आता है, 0। 0। तो जब dm 0 से मल्टीप्लाई होगा, dm हमारा हमने सेट किया हुआ था 0.4, तो जब dm हमारा 0 होगा, सॉरी 0.4 होगा, और साइन पाए 0 आएगा। और साइन पाए कब आता है, वो मैंने आपको बताया कि जब टाइम जो है वो 1/100 ऑफ अ सेकेंड हो जाए। तो 1/100 को जब आप 2πf से मल्टीप्लाई करते हैं तो खाली पाए ही बीच में बचता है। तो आपका ये जब ये वाली वैल्यू सारी 0 हो जाएगी, साइन ऑफ पाए 0 होने की वजह से ड्यूटी साइकिल अगेन 50% रह जाएगी। और हमें पता है 50% ड्यूटी साइकिल के ऊपर आउटपुट क्या आती है,
यहाँ पर 0 0.5 अगेन आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर ड्यूटी साइकिल अब दोबारा 0.5 रह गई ना, नीचे से आपको पता चल गया कि यहाँ पर ये वाला सारा टर्म तो जो जिसको मैं अभी रेड से इनसर्कल कर रहा हूँ ये सारा जीरो हो गया, क्योंकि साइन ऑफ पाई बिकम जीरो, dm मल्टीप्लाई बाय जीरो बिकम्स ऑल जीरो, तो ये सारा खत्म हो गया। ड्यूटी साइकिल सिर्फ दोबारा 0.5 रह गई। तो यहाँ जब आप 0.5 प्लग इन करेंगे ड्यूटी साइकिल को, तो वी नॉट एट टाइम t3 इज इक्वल टू 1 माइनस 1, क्योंकि ड्यूटी साइकिल 0.5 है, इंटू वी जी विच इज इक्वल टू 0। तो एट टाइम t3 विच इज एट पाई, सॉरी t3 कह रहा हूँ, टाइम t2, और आउटपुट वोल्टेज वी नॉट का ग्राफ है जी, आउटपुट वोल्टेज का ग्राफ है, और आउटपुट वोल्टेज इज अगेन जीरो। तो जीरो तक आने में जो उसने प्रोफाइल ली होगी, जाहिर बात है ये साइन ऑफ ओमेगा टी के साथ हम देख रहे हैं ना, तो इसकी जो वैल्यूज में तब्दीली आई होगी, वैल्यू में जो चेंज आई होगी वो साइनोसॉइडल ही हुई होगी। तो इस तरह हमारा जो है वो एक हाफ साइकिल मुकम्मल हो गया, और 1/100th ऑफ अ सेकेंड टाइम पे हमने चेक किया, यानी कि 10 मिली सेकेंड गुजर चुके, और साइन वेव का एक पॉजिटिव हाफ साइकिल मुकम्मल हो गया। सिमिलरली अगर आप इसको आप आगे कंटिन्यू करें तो वो आ जाएगा 3π/4। माइक म्यूट था, मैं बोलता रहा। तो मैं बताना चाह रहा था कि मैंने यहाँ 3π/2 पता नहीं है 3π/4 बोल गया यहाँ पे अभी, जो मैं रिकॉर्डिंग में जो चल रहा था, तो इसमें मेरे से मिस्टेक हो गई थी, 2π/3 बोलना था बेसिकली। तो असल में आपको पता है ना कि साइन वेव में क्या होता है, जब साइन वेव के जीरो क्रॉसिंग पे होते हैं तो उस वक्त अगर रेडियंस में देखा जाए तो 0 डिग्री होता है, 0π कहते हैं हम उसको। और जब हम π/2 तक ट्रेवल करते हैं तो हमारी साइन वेव की पीक आ रही होती है, क्योंकि साइन π/2 यानी 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो उस वक्त साइन वेव की पीक आती है। और जब साइन पाई तक हम चले जाते हैं, आर्ग्यूमेंट में पाई आ जाता है, तो साइन ऑफ पाई जीरो हो जाता है, तो हम फर्स्ट जीरो क्रॉसिंग को टच करते हैं। फिर आगे ट्रैवल करें, हम जीरो से π/2 पे गए थे, π/2 से पाई पे गए, अब पाई से 2π/3 पे जाएंगे। तो उसमें आपकी नेगेटिव यानी 270 डिग्री जब बनता है तो आपकी नेगेटिव जो है ना वो वेव फॉर्म का पीक आता है, यानी -1 आता है 2π/3 के ऊपर। और फिर उसके बाद जब आप आगे चलते हैं तो जब आप उसमें आगे चलते हैं तो फिर आपका जो कौन सा आगे पाई आता है 2π/3 के बाद, जी बताएं। सुन रहे हैं आप लोग? जी बच्चे, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? कोई सर स्टूडेंट आवाज आ रही है, बताए। कुछ कर दे काइंडली। जी, साइन वेव में क्या तरीकाकार होता है, 0 डिग्री पे जीरो आता है, π/2 डिग्री के ऊपर आपकी साइन वेव की पीक आती है, π डिग्री के ऊपर आपका जो है वो क्या उससे कहते हैं, π डिग्री के ऊपर आपका जीरो क्रॉसिंग आती है, जो अभी हम देख चुके हैं। इसमें साइन ऑफ आर्ग्यूमेंट पाई आता है ना, तो इसलिए साइन की वैल्यू जीरो हो जाती है, जीरो क्रॉसिंग आ जाती है। इसके बाद आगे पाई की वैल्यू क्या आती है, 2π/3 आती है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में नीचे जब हम आते हैं 3π/2 होती है। यस सर। हाँ सॉरी, 2π/3 नहीं, 3π/2। 3π/2 में आपकी 180 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 270 डिग्री, हाँ बिल्कुल ठीक है। 3π/2 जो है ना वो आपका नेगेटिव साइड की वेव फॉर्म बनाना चाहिए उसको, तो उसमें आपका साइन ऑफ आर्ग्यूमेंट 3π/2 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, -1 1 -1। तो आपकी जो आउटपुट है उसकी नेगेटिव साइड पे पीक आएगी उस टाइम पे। अभी मैं वही बात करने लगा था जिसको मैंने आई गेस 3π/4 कह दिया या क्या कह दिया, बेसिकली 3π/2 है। आगे भी शायद मैं 2π/3 कहूँ तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा आपने, तो उसका मतलब यही है कि 3π/2 कहना चाहता हूँ बेसिकली।
0.5 प्लग इन करेंगे ड्यूटी साइकिल अगेन 0 देख रहे हैं ना। तो इसकी जो वैल्यू तो इस तरह चेक किया है। सिमिलरली अगर आप इसको आप आगे कंटिन्यू करें तो वो आ जाएगा 3π/4। 3π/4 नहीं है, 3π/2 है। ठीक है, यहाँ गलती हो गई थी। की वैल्यू जाएगा और जब -1 आएगा तो जब वो 0.4 से मल्टीप्लाई होगा तो -0 जाएगा की वैल्यू 3π/4 होने से क्या होगा कि यहाँ पर आपकी पाई की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ जाएगी। यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आएगी, -1 आ जाएगा। और जब -1 आएगा तो जब वो 0.4 से मल्टीप्लाई होगा तो -0.4 आ जाएगा। और -0.4 जब 0.5 में से माइनस होगा तो आपके पास जो D(T3) आएगा, जो थर्ड टाइम पे जो वैल्यू है वो आ जाएगी 0.1। और जब आप यहाँ पर 0.1 पुट करेंगे यहाँ पर जब आप तो आपके पास माइनस होगा तो ये आ जाएगा -0.8 इंटू VG। आपको याद होगा कि जब हम पहले वेव बना रहे थे तो ऊपर पीक आई थी +0.8 VG, पॉजिटिव पीक आई थी प्लस के साथ ये वाली जगह पर, और फिर ये नीचे गया था। और जब यहाँ पर आया था पाई पे, ये पीक आई थी π/2 पे, π/2 पे ये पीक आई थी। फिर हम इधर आए थे, यहाँ पर पाए आ गया था तो 0 आ गए थे दोबारा। जब 3π/2 पे हम आएंगे तो उस वक्त उसूलन नेगेटिव पीक होनी चाहिए, और वो बता रहा है कि नेगेटिव पीक यहाँ मैंने ठीक कर -0.8 लिया, VG आ रहा है 3π/2 कर दिया है। -3π/2 के ऊपर। तो ये यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर हम -0.8 VG पे आ गए हम, यानी पीक इसकी 80% ऑफ द इनपुट वोल्टेज आएगी। फिर दोबारा जब हम पूरा 2π हो जाएगा, यहाँ पर दोबारा 2π पे जब हम आएंगे तो आप पुट कीजिएगा 2π, तो साइन का आर्ग्यूमेंट 0 हो जाएगा। जब 0 होगा तो आपका सिर्फ 0.5 ही रह जाएगा, इधर ये वाला फैक्टर सिर्फ रह जाएगा, ये सारा 0 हो जाएगा। तो जब ड्यूटी साइकिल 50% होती है तो आपको पता है इस इक्वेशन से आउटपुट वोल्टेज दोबारा 0 आती है, तो फिर दोबारा हम यहाँ आ जाएंगे। तो ये इस तरह से हमारी साइन वेव मुकम्मल हो जाएगी। जी, आपको समझ आ गई बात ये सारी जो मैंने बताई है, साइन वेव कैसे मुकम्मल हो रही है और ड्यूटी साइकिल कैसे टाइम के साथ डिपेंडेंट है। जैसे समझ आ गई। यस सर। ठीक है, क्योंकि डी यहाँ पर जो D2D लिखा हुआ है ना, इसके आगे ब्रैकेट में 2D(T) होना चाहिए, बिकॉज नाउ ड्यूटी साइकिल इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो मैंने जानबूझ के फिक्स्ड पॉइंट्स लिए हैं जहाँ पर अंडरस्टूड वैल्यू हमें मिल जाती है। आप कोई भी आर्बिट्ररी नंबर ले लें, 1/100 मैंने लिया था ना, तो आप टाइम में 1/200 करेंगे ना तो आपके पास फिर भी 0 आएगा। 1/200 करें तो 2πf है, 2πf इंटू टी था, ओमेगा टी ऐसे ही होता है ना। तो 2πf जो है हमारे पास 50 है इंटू 1/200। 1/200 का मतलब ये है, सॉरी 1/200 नहीं होगा, ये होगा 1/50, क्योंकि टाइम जब 1/100 है, 1/100 इधर तक का है, तो उसका दुगना करेंगे तो 1/50 रह जाएगा ना। 1/100 मल्टीप्लाई बाय 2 जब हम करेंगे तो जवाब में आएगा 1/50। तो जब 20 मिली सेकेंड गुजर जाते हैं तो 1/50th ऑफ अ सेकेंड गुजर जाता है, तो 1/50 यहाँ आएगा। इसका मतलब क्या है कि 20 मिली सेकेंड गुजर चुके हैं। तो यानी कि पूरी एक वेव मुकम्मल हो गई और एंड पे हम आए हुए हैं एक वेव के, तो एंड भी 0 पे होना चाहिए। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 50 क्रॉस 50 50 कैंसिल हो जाएगा। तो साइन के आर्ग्यूमेंट में, ओमेगा टी के आर्ग्यूमेंट में क्या बच जाएगा, सिर्फ 2π बच जाएगा। और 2π पे हमने चेक कर लिया कि आउटपुट वोल्टेज अगेन 0 आती है। ये बात समझ आ रही है, ऊपर से गुजर रही है सारी बातें। ना सर समझ आ रही है। ठीक है, तो ये था सर ये एक डीएम समझा दे, ये डीएम क्या है, ये समझ नहीं आ रही।
डीएम ने हाँ जी, डीएम हमने एक खुद से नंबर चूज किया है। डीएम हमने एक नंबर चूज किया है, हाँ खुद से चूज किया है। इसकी कंडीशन ये है कि डीएम जो भी चूज करेंगे इट शुड बी लेस देन 0.5, बस ये हो। इससे डीएम को 0.5 से लेस इसलिए चूज करते हैं कि किसी भी सिचुएशन में ड्यूटी साइकिल 100% ना आए। देखें अगर मैं ये करता हूँ, सपोज डीएम को मैं 0.5 ही पूरा ले लेता हूँ, ये 0.5 कर लेते हैं। मैंने अभी कहा था ना 0.5 से लेस होना चाहिए, मैं कहता हूँ पूरा 0.5 ही ले ले। तो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा कि जब साइन वेव जो है वो 1 आएगा, साइन का आर्ग्यूमेंट में वैल्यू 1 आएगी, इस पूरे की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इट विल गिव यू 0.5। तो 0.5 प्लस 0.5 तो ये आपका बन जाएगा 1। इसका मतलब ये है कि ट्रांजिस्टर ज़्यादा देर के लिए, Q1 बहुत ज़्यादा देर के लिए ऑन हो गया और Q2 की बिल्कुल बारी आई नहीं उस वक्त। ऐसी सिचुएशन को हम अवॉइड करना चाहते होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर 0.5 नहीं रखते बल्कि 0.45 कर लेते हैं, 0.49 कर लेते हैं, कोई ऐसा नंबर लगाते हैं जो कि लेस देन 0. अच्छा, नमाज का टाइम हो गया है तो हम नमाज पढ़ के आते हैं, फिर उसको रिज्यूम कर लेते हैं। और थोड़ा सा हमारा टाइम वेस्ट भी हो गया था स्टार्टिंग में, उसमें वीडियो नहीं नज़र आ रही थी, कुछ स्टूडेंट्स की लॉबी का इशू था। तो हम थोड़ा नमाज के बाद भी इस टॉपिक को एटलीस्ट ख़त्म कर लेंगे। और एक छोटा सा अगला टॉपिक है वो, उसको 15 मिनट में, इसको मैं पूरी वीडियो नहीं चलाऊँगा, ये नीचे आप देख रहे हैं 1:55 तक जारी है। तो हम वो वाला टॉपिक बस मुकम्मल कर लेंगे जिसमें हमारा ये 2 क्वाड्रेंट स्विच की जो एप्लीकेशंस है ना वो हमारी मुकम्मल हो जाए। तो अभी आप ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद फिर हम आते हैं नमाज के बाद। ठीक है जी, मैं अभी इसको रिकॉर्डिंग चलती रहे या पॉज कर दूं, बता दें। सर पॉज कर दें। मतलब नई रिकॉर्डिंग फिर बनेगी ना, इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। यस सर। तो